नमस्कार दोस्तों। आज की प्रीलिम बूस्टर डिस्कशन में आपका स्वागत है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आमतौर पर यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के लिए 1 साल तक के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। मान लीजिए अगर पेपर है हमारा 18 जून को, तो कम से कम हमें जून टू जून करंट अफेयर तो करने चाहिए। जून 2016 से लेकर जून 2017 तक के, मतलब बिल्कुल जून 2017 नहीं, कम से कम लास्ट का महीना तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जो पेपर है वो सेट हो चुका होता है। तो देखिए, लेकिन ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। पहले भी यूपीएससी द्वारा पिछले 4-5 साल के करंट अफेयर को, जो मुख्य करंट अफेयर्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। अब पेरिस क्लाइमेट चेंज है। अब पेरिस क्लाइमेट चेंज तो दिसंबर 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ था, तो इस पे डेफिनेटली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। अब और कई सारे एग्जांपल्स, जैसे आपने देखे होंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जैसे वो कौन सी डिक्लेरेशन के तहत वो बना था बैंक, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए, ये जो हमारी आज से वीडियो होगी वो पूरी तरह से प्रीलिम सेंटर्ड होगी। जैसे आज हमारी इन्वायरमेंट की जो बॉडीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, तीसरा दिन है आज, सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बॉडीज हमारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम इन्वायरमेंट के पिछले 1 साल के करंट अफेयर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो भी इश्यूज थे वो सुर्खियों में थे। तो अब से जो ये हमारे 1 महीने के करंट अफेयर, यानी अभी 18 अप्रैल हो चुका है, आज 17 अप्रैल है, यानी आज ऑलमोस्ट हम 18 अप्रैल के आसपास हैं। तो 1 महीने पहले तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ सकते हो, यानी 18 मई तक आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। तो 18 अप्रैल से लेकर 18 मई तक के जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे, जो पहले हम इस वीडियो में डेली वाइज डिस्कस करते थे कि आज द हिंदू की न्यूज़ में क्या आया है। लेकिन आज से हम ये जो इश्यूज है अगले 1 साल के साथ ही इस महीने के, आने वाले महीने के भी इश्यूज डिस्कस कर लेंगे। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो आज से हमारी जो वीडियो है फुल फ्लैश प्रीलिम सेंटर्ड रहेगी, और आने वाले जो अगला महीना है उसके इश्यूज हम साथ साथ कवर कर लेंगे सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले देखिए, डिस्कस करते हैं हम इंटरनेशनल व्हेलिंग मिशन। यहाँ पे हमने छोड़ा था परसों। तो इंटरनेशनल व्हेलिंग मिशन है, इसको देखिए 1946 में बनाया गया था। दिक्कत क्या थी? देखिए, जो कुछ देश हैं जैसे कि जापान, रशिया, यहाँ पे व्हेल्स को डाइट के तौर पे खाया जाता था काफ़ी, मतलब उनकी डाइट में शामिल थी व्हेल, और काफ़ी ज़्यादा शिकार होने लगा था व्हेल मछली का। कॉमर्शियल जो शिकार है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। इसी वजह से जो ये थी इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का गठन किया गया था, 1946 की ये बात है। तो उसमें देखिए बाद में क्या हुआ था, 1982 के आसपास इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने कॉमर्शियल व्हेलिंग पे पूर्णतया रोक लगा दी थी। 1982 की बात है, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा शिकार होने लगा था। तो नॉन जीरो व्हेलिंग, मतलब कोई भी एक शिकार होगा ही नहीं व्हेल का, इस प्रकार से ऑर्डर आए थे इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से, जिसका जापान और रशिया, जहां पे इसे खाया जाता है, उन्होंने विरोध भी किया था इस बात का। लेकिन कुछ रियायतें भी दी थी इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने। उन्होंने कहा था कि देखिए, साइंटिफिक यूज के लिए आप शिकार कर सकते हो व्हेल का, लेकिन इसका भी काफी आरोप लगे जापान पे कि उन्होंने साइंटिफिक पर्पस का बहाना लेके काफी तरह से शिकार किया व्हेलिंग का। अंधाधुंध जो शिकार था व्हेल का फिर भी जारी रहा। इसके अलावा जो इंटरनेशनल व्हेलिंग जो ये कमीशन है, ये क्या करता है, ये व्हेल के लिए, व्हेल मछली के लिए सेंचुरीज का एक प्रकार से इस्टेब्लिश करता है, या फिर इसके अलावा ये कोई भी चीज़ कर सकता है जिससे व्हेल मछली का कंजर्वेशन होगा। लिमिट्स डिसाइड कर सकता है कि साइंटिफिक पर्पस के लिए कितनी सारी मछलियों का है वो शिकार हो सकता है। तो इसे याद रखिएगा आप। उसके बाद में वैसे देखिए, इंटरनेशनल बॉडी है, ये नाम से ही पता है इंटरनेशनल नाम नहीं है, तो ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं। तो बस ये याद रखिएगा, व्हेल मछली के शिकार को रेगुलेट करता है, कंजर्व करता है। अगली हमारी जो बॉडी है वो है IUCN। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये बनाई गई थी, देखिए 1948 में इसे बनाया गया था, फ्रांस में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। 1948 फ्रांस, लेकिन फ्रांस में इसे देखिए इस्टेब्लिश किया गया था। अभी इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में नहीं है, अभी इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो करता क्या है ये बॉडी, करती क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट जो जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है, जो हमारी रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट के अंदर में काफ़ी सारी कैटेगरीज है, जैसे इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल, उन सबको डिक्लेयर करती है, क्लासीफाई करती है ये IUCN। यूएन का पार्ट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये यूएन का पार्ट नहीं है। ऑब्जर्वर है यूएन में, कंसल्ट करती है यूएन के साथ में, लेकिन एक यूएन का ऑर्गन नहीं है ये। समझ गए क्या मतलब है दोनों की चीज में? एक तो देखिए, यूएन यूनाइटेड नेशंस की ही कोई बॉडी हो, वो ये इस काम में लगी हो, नेचर को कंजर्व करती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। IUCN है, वो अलग से अपनी बॉडी है, लेकिन यूएन के साथ में मिलकर काम करती है, कंसल्ट करती है टाइम टू टाइम। इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। उसके अलावा देखिए, क्वेश्चन इस चीज पे पूछा जा सकता है कई बार कि क्या ये सिर्फ नेचर को कंजर्व करती है। मान लीजिए इस तरह का ऑप्शन आ जाए, इट कंजर्व्स द नेचर्स ओनली,
नहीं, जब भी ओनली आ जाए आपको बस ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है उस स्टेटमेंट को। ये बाकी सारे काम भी करती है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जैसे कि जेंडर इक्वालिटी या फिर पुअर्टी या एलिवेशन, सस्टेनेबल बिजनेस, वो सारे काम भी ये बॉडी करती है। इसका नाम है IUCN। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, इसमें सभी मेंबर्स इसके होते हैं, काफ़ी तरह के मेंबर्स, इवन एनजीओज भी इसके मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट्स भी इसके मेंबर्स होती हैं। अगला है देखिए नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। क्या है ये? देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको पता है क्लाइमेट चेंज से काफ़ी तरह की जो ऐसी हमारी एक्टिविटीज़ हैं डेली टू डेली लाइफ में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या फिर पोल्यूशन है, वो भी काफ़ी एग्रेसिव और विकराल रूप धारण कर लिया पोल्यूशन ने। क्योंकि देखिए इस प्रकार के फर्क हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से कि जो पोल्यूशन है वो उसको कम करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। काफ़ी लंबे समय तक जो पार्टिकल्स हैं वो इन्वायरमेंट में रहते हैं, एयर में रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, यानी क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से निपटने के लिए सरकार ने इस फंड का निर्माण किया जिसका नाम है नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। कब डिक्लेयर किया गया था? 2015-16 में इसे डिक्लेयर किया गया था। और इसमें वो सारी एक्टिविटीज़, मान लीजिए नेशनल या स्टेट लेवल पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से आम जनता को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करने में सहायता प्रोवाइड करती है, उसके लिए फंड बनाया गया था। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है? देखिए नाबार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाबार्ड जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इंप्लीमेंटेशन एंटिटी है नेशनल एडेप्ट फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए। तो नाबार्ड याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके अलावा तो देखिए थोड़े बहुत और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो ये है, वो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करेगी और इस फंड के लिए, और तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यही बातें प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली जो देखिए इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी है वो है सावन। सावन क्या है? देखिए जो हमारे सार्क के कंट्रीज़ हैं, सार्क में वो सारे देश आते हैं जैसे अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, सार्क के कंट्रीज़ हमें याद ही हैं। तो अब देखिए सार्क के कंट्रीज़ आपस में मिलके कोऑपरेट करेंगे। जो स्मगलिंग वगैरह होती है या तस्करी जो होती है एनिमल्स की, और जो भी मान लीजिए हाथी के दांत की या फिर जिसकी भी तस्करी होती है, उन सब चीज़ों को से निपटने के लिए ये साउथ एशिया में एक वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क बनाया था जिसका नाम है सावन। समझ गए? इन 8 देशों के अंदर में ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तस्करी वगैरह को रोकने में, और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकते हैं इससे। और तो इसमें देखिए कोई खास चीज़ तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बस यही है। बस इसका जो इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में है, दिल्ली में। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो याद रखिएगा ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल कब इसे बनाया गया था? इसे बनाया गया था 1950 में, तो ये याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। क्या करता है ये बॉडी? क्या करती है? देखिए मेट्रोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, वेदर वगैरह, क्लाइमेट वगैरह, इन सब चीज़ों से डील करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, इसके साथ साथ मेट्रोलॉजी तो क्योंकि ऑप्शन में ही है, मतलब नाम में ही है, हमें पता लग जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ ये हाइड्रोलॉजी से भी डील करती है। हाइड्रोलॉजी मतलब जो हमारा अर्थ के अंदर में वाटर उपलब्ध है, लैंड के ऊपर जो वाटर बहता है, इन सब चीज़ों से भी ये डील करती है। तो यूपीएससी क्वेश्चन इस तरह से ही देगी, इट डील्स विद द मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशंस ओनली, या फिर यूपीएससी इस तरह से दे देगी, जो नाम होगा वर्ल्ड ऊपर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन में होगा इट डील्स विद द हाइड्रोलॉजिकल ऑपरेशंस। तब हमें उस टाइम पे यूं लगेगा कि बॉडी का नाम तो मेट्रोलॉजिकल है, तो फिर हाइड्रोलॉजी से तो क्या ही डील करती होगी, हम उसमें डाउट में आ जाएंगे क्योंकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये याद रखिएगा, हाइड्रोलॉजिकल जो ऑपरेशंस है उससे भी डील करती है ये बॉडी। और बस बाकी तो यूं ही है कि कंजर्व करती है इनको और इनमें रिसर्च को बढ़ावा देती है, वो सब जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। और इंडिया इसका मेंबर है, ये भी याद रखिएगा, इंडिया इसका मेंबर है। आमतौर पे देखिए जो अच्छी अच्छी बॉडीज़ होती हैं ना, ये इंडिया उनका मेंबर मिलता ही है। बहुत कम ऐसी बॉडीज़ होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिनका इंडिया मेंबर नहीं होता। एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आईसीसी, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, इंडिया को इस पे डाउट था और एक प्रकार से कंसर्न्स थे क्योंकि सॉवरेनिटी को हर्ट करता है। और बाकी देखिए अगली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये तो देखिए कोई खास बॉडी तो है नहीं, वैसे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ग्लोबल लेवल पे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए कदम बढ़ाती है और स्टेप्स लेती है। 2010 में इसे फॉर्म किया गया था, लेकिन ये एक प्रकार से इस्टाब्लिश किया गया 2014 में। कहने का मतलब है कि कोशिश स्टार्ट हो गई थी 2010 से, इस्टाब्लिश कर दिया गया 2014 में। और लोकेशन कहाँ है? जेनेवा में है। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंडिया इसका मेंबर नहीं है।
इंडिया इसके मेंबर नहीं है। अब क्यों नहीं है वो तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि वैसे तो होना चाहिए था, नेचर से रिलेटेड बॉडी है, तो इंडिया तो आमतौर पे इन सब चीज़ों का मेंबर होता ही है। वो देखना पड़ेगा इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है। बस अभी के लिए प्रीलिम के लिए याद रखना इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अगली जो हमारी बॉडी है वो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए, इस इशू को हम करंट से कोरिलेट करते हैं। जलीकाटू पे काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ और गवर्नमेंट को केस करना चाहिए, जैसे कि तमिलनाडु जो असेंबली थी उन्होंने जलीकाटू के लिए एक कानून पास कर दिया, यानी जलीकाटू को रेगुलेट करने के लिए कानून बना दिया और इसे खेला जा सकता है, ऐसी बात भी कही तमिलनाडु के असेंबली ने कानून पास करके। लेकिन बाद में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा सजेशन दिया गया कि हम दोबारा से केस फाइल करेंगे। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को ऐसा सजेशन दिया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने। तो अब इस बात से जाहिर है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का काम क्या है। काम तो सिंपली फिर यही हुआ कि गवर्नमेंट को सजेशंस देने हैं, जब भी एक प्रकार से एनिमल्स को कंजर्व करने की बात आए, उनके लिए ऐसा कोई कानून बनाने की बात आए, तो काम इनका यही है। गवर्नमेंट को रेकमेंड करती हैं ये एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन रिलेटेड चीज़ों से। है क्या? स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसे बनाया गया था पार्लियामेंट के एक एक्ट से और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंदर में आते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज एक्ट 1960। अब वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे अगर वहाँ पे यूँ आएगा कि इसे बनाया गया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर, तो वहाँ पे जाके हमें अगर याद नहीं रहा तो काफ़ी संभावना है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसे बनाया गया था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज एक्ट 1960 के अंडर में, ना कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के अंडर में। तो उसके बाद में देखिए ये बस फिर तो पहले देखिए कोई खास है नहीं। एक फैक्ट है कि पहले ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में आता था, आजकल ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर में आता है। बस इसी पे क्वेश्चन बनता है। आगे है देखिए हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। आपको याद होगा रियो डिक्लेरेशन के बाद में वहाँ से एक कन्वेंशन निकली थी जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जिसमें बात की गई थी कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करेंगे। अब देखिए इंडिया भी सिग्नेटरी था उस कंजर्वेशन का जो इंटरनेशनल लेवल पे साइन की गई थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इंडिया उसका मेंबर था। तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इंडिया ने डोमेस्टिकली एक कानून बनाया जिसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। क्या करते हैं इसमें? वही बात जो हमने कल डिस्कस की थी, देखिए परसों डिस्कस की थी। काफ़ी सारी जैसे कंपनीज हैं, विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे देश में आती हैं और काफ़ी जो है रिसर्च वगैरह करती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो लोकल ट्राइब्स या फिर लोकल जो फॉरेस्ट के अंदर में लोग रहते हैं उनको नहीं मिलता। तो एक प्रकार से इक्विटेबल शेयरिंग के लिए ये ट्रीटी फॉर्म में आई थी, यानी जो लोग वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे रिसर्च कंडक्ट की गई है उनको भी इक्वली फ़ायदा मिले उस रिसर्च का, जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्विटेबली शेयर करना है, इसलिए ये आई थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तीनों लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अथॉरिटीज़ का निर्माण किया। जैसे नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट और जो अथॉरिटी है स्टेट लेवल पे भी इस अथॉरिटी का निर्माण किया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। और बाकी ये सब जो डील करती है इन सब चीज़ों से, मान लीजिए कोई हमारा कोई लोकल पर्सन भी विदेशी कंपनियों को इस प्रकार की रिसर्च का रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता इनकी अनुमति के बिना। पहले जो चेन्नई में एक हेडक्वार्टर है, नेशनल हेडक्वार्टर है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत बनाया गया था, जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके वो विदेशी कंपनीज को रिसर्च का डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन विदेशी कंपनीज को भी यहाँ पे पहले चेन्नई में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर वो इस प्रकार की रिसर्च की गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक जो है वो लोकल जो हकीम वगैरह हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, वो रिसर्च कर सकते हैं जंगल में जाके। अगला है देखिए कैंपा ये है देखिए कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशन। ये कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशन क्या होता है? देखिए जिस प्रकार से हमारा देश डेवलपमेंट कर रहा है तो काफ़ी बार हमें आवश्यकता पड़ती है कि जो हमारा फॉरेस्ट का लैंड है उसे नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ की तरह यूज किया जाए। मान लीजिए कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी, कोई फैक्ट्री इस्टाब्लिश करनी है या फिर कोई इंडस्ट्री इस्टाब्लिश करना है, तो आमतौर पे ऐसा ये एक रूल बनाया था। 1980 की ये बात है। 1980 का जो एक्ट है हमारा द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, ये एक्ट है देखिए, याद रखिएगा, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसमें क्या हुआ था, इसमें गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए थे कि मान लीजिए कोई कंपनी अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यानी फैक्ट्री वगैरह इस्टाब्लिश या फिर जो दूसरे काम उनके लिए लैंड लेती है, फॉरेस्ट को काटती है, तो उनको पैसे देने पड़ेंगे और लैंड भी अवेलेबल करवाना पड़ेगा। लैंड इसलिए अवेलेबल करवाना पड़ेगा कि जिस डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए वो फॉरेस्ट काट रहे हैं, लैंड उसी लैंड पर जो वो प्रोवाइड करेंगी कंपनीज, वहां पे उतना ही कटा हुआ फॉरेस्ट दोबारा से उगाना पड़ेगा।
और बाकायदा उसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे ताकि वो इकोसिस्टम भी स्टैब्लिश किया जा सके। क्योंकि देखिए होता क्या है आमतौर पे, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है हमारा, फॉरेस्ट के अंदर में तो देखिए काफ़ी इकोसिस्टम भी होता है, जीव जंतु रहते हैं, प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब इस तरह से अगर फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाए, लैंड प्रोवाइड कर दिया जाए उस कंपनी के द्वारा में, लैंड प्रोवाइड कर दिया जाए मान लीजिए, और वहाँ पे जो लैंड है, वहाँ के जो पेड़ हैं, वो ऐसे पेड़ जो बिल्कुल हल्के से पेड़ उगा दिए जाए, जो जिनकी उम्र भी एज काफ़ी कम है, एज तो देखिए वो हो गया काफ़ी, मतलब दूसरी बात है। लेकिन और भी कहने का मतलब साफ साफ ये कि इकोसिस्टम जो है वो अच्छा नहीं होगा जिस नए प्रोवाइड किए गए लैंड पे जब ये फॉरेस्ट उगाएंगे। तो इसके लिए बाकायदा पैसे भी दिए जाते हैं जितना इकोसिस्टम लॉस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी जो कंपनीज जो नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए लैंड लेती हैं, जैसे कि मान लीजिए पैसे भी देंगे, लैंड भी देंगे, और जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करेंगे। अब होता क्या था, देखिए 1980 की ये बात है, तो 1980 के बाद में एक फंड का निर्माण किया था, नेशनल एफोरेस्टेशन फंड, नेशनल एफोरेस्टेशन फंड। लेकिन इस फंड ने ठीक से काम नहीं किया और काफ़ी पैसे तो इकट्ठे कर लिए सरकार ने, लेकिन उनको फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यूज नहीं किया। यानी कंपनी से तो पैसे ले लिए लेकिन दोबारा से फॉरेस्ट को उगाया नहीं, तो काफ़ी जो फंड्स थे वो अंडर यूटिलाइज रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इसके लिए कोई एक्ट बनाइए। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए अब सरकार जो है उन्होंने एक एक्ट बनाया और एक बिल पास किया जिसका नाम है कैंपा बिल। अब क्या क्या पॉइंट्स हैं इस नए कैंपा बिल के, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए इसमें भी दोबारा से सरकार एक एक्ट पास करके, फंड तो नाम तो पहले ही था, फंड तो था, लेकिन अब एक प्रॉपर पार्लियामेंट से एक्ट से पास करके फंड का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है नेशनल कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड, और इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आपको पता ही होगा, 3 तरह के अकाउंट होते हैं हमारे। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो सारा पैसा जहाँ पे टैक्स वगैरह का जाता है, दूसरा होता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जिसमें वो पैसा होता है जो इमरजेंसी के लिए सरकार सहेज के रखती है, तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसमें वो सारा पैसा होता है जो सरकार बस एक बार के लिए रखती है, जैसे मान लीजिए पेंशन के पैसे हो गए, या फिर सेविंग के पैसे, जो छोटे स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उनके पैसे हो गए, या फिर अब इस प्रकार के जो सॉरी अब जिस प्रकार से जैसे कंपनसेटरी फंड के पैसे हो गए, वो सारे पैसे रखे जाते हैं इस पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो और क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखिए पॉइंट्स ये हैं कि इस फंड के 10% जो पैसे हैं वो तो नेशनल लेवल पे यूज किए जाएंगे और 90% जो पैसे हैं वो स्टेट लेवल पे यूज किए जाएंगे, और हर एक लेवल पे बॉडी बनेगी, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, और जो कि पैसे इकट्ठे करेगी। देखिए फंड में पहले पैसे आएंगे उन कंपनी से जो नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए लैंड यूज कर रहे हैं, और हर एक चीज़ के पैसे आएंगे। देखिए लैंड के भी पैसे आएंगे, और इकोसिस्टम का लॉस हुआ उसके भी पैसे आएंगे इस फंड में, और इवन जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके भी पैसे आएंगे। बाद में इसे यूज किया जाएगा हर एक लेवल पे, नेशनल लेवल पे अलग से बॉडी होगी, स्टेट लेवल पे अलग से बॉडी होगी। जो स्टेट लेवल पे स्टेट कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड होगा वो एक प्रकार से 90% पैसा उसको मिलेगा, और नेशनल लेवल पे जो एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट बॉडी होगी उसको 10% पैसा मिलेगा। बस यही है। अगले देखते हैं कौन सा है। आगे देखिए क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। देखिए एक लेवल पे ना, एक टाइम पे ऐसा टाइम था, ऐसा समय था जब हमारे क्रोकोडाइल जो थे वो काफ़ी एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गए थे, ख़त्म होने वाले थे। फिर सरकार ने उन्हीं को कंजर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, और इसमें देखिए काफ़ी बढ़िया काम हुआ और काफ़ी तरह के स्टेप्स उठाए गए, और अब ये सिचुएशन इसमें काफ़ी अच्छी हो गई है, और एक प्रकार से जो एक्सटिंक्शन की जो कगार पे थे अब वो काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है। और एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो घड़ियाल है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं IUCN लिस्ट में। देखिए ये बाद में डिस्कस करने की चीज़ें हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में कौन आता है, कौन मतलब वनरेबल में आता है, ये लास्ट टाइम में डिस्कस करने की चीज़ें हैं। अभी बॉडीज़ जो हैं वो डिस्कस ज़्यादा, क्योंकि देखिए बॉडीज़ में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो ये एनिमल्स हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन हैं वो लास्ट में करने चाहिए हमेशा। ये सारी बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, ये जितने भी हैं लिस्ट में जो नाम हैं, और इसमें काफ़ी टेक्निक्स अपनाते हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग भी करते हैं क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में। कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, मान लीजिए किसी रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में किसी एनिमल की ब्रीडिंग करवाई जाती है, सारी जो वहाँ पे कंडीशंस होती हैं वो रेगुलेटेड होती हैं, जैसे कि जू या फिर वाइल्ड रिजर्व्स वहाँ पे। बाद में देखिए ऐसे इस क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट में क्या किया जाता था, पहले कैप्टिव ब्रीडिंग की जाती थी, और ताकि कैप्टिव में जो ब्रीडिंग होती है बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता था जब ऐसा लगे कि जो अभी थ्रेट जो परसेप्शन है काफ़ी कम है, या फिर जो ये हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो फिर बाद में इनको खुले में छोड़ दिया जाता था। तो यानी इसको, इस टेक्निक को कहते थे ग्रो एंड रिलीज। पहले कैप्टिव ब्रीडिंग कीजिए, बाद में रिलीज कर दीजिए। इस टेक्निक से काफ़ी संख्या में इजाफा हो गया है अब क्रोकोडाइल्स का।
अगला जो है वो है देखिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। किस लिए है, नाम से पता लग रहा है एनवायरमेंट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ना इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा जो पोल्यूशन बोर्ड है वो भी इसके अंदर में आता है, पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें, कोस्टल मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें, जो हैजार्डस वेस्ट है और एमिशंस हैं, यानी इन्वायरमेंट को नुकसान करने वाली कोई भी चीज़ है, चाहे वो पोल्यूशन हो या फिर कोस्टल रेगुलेशन जैसी चीज़ें हो, हैजार्डस चीज़ें हो, वेस्ट एमिशंस हो, वो सारी चीज़ें इसी एक्ट के अंदर आती हैं। तो इस बात को, ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी, इन बात को आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के काफ़ी काम आएंगी ये सब चीज़ें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। अब एक क्वेश्चन ये आया था 2015 में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कौन से एक्ट के अंदर में आती है? तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब काफ़ी बार आपने देखा होगा कि काफ़ी विरोध होता है, जो जीएम क्रॉप्स हैं वो, जो जीएम सीड्स हैं वो आए या ना आए, इसका काफ़ी एक प्रकार से कंट्रोवर्सी हमेशा रहती है। तो क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत अगर हमें ये चीज़ें याद हैं तो कॉमन सेंस का यूज़ करके हम इस पे टिक मार्क लगा सकते हैं। तो देखिए ये इतना आसान नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस को यूज़ करना है। किसी को ये बहुत ज़्यादा आसान लगेगा और जो मैंने बात बताई वो सही लगेगी, और ये नॉलेज लेवल पे भी डिपेंड करता है कितना, और इंटरलिंकिंग पे भी डिपेंड करता है कि कितना हम इंटरलिंक कर सकते हैं, क्योंकि वही सेम बात है कि एक लेवल के बाद में हम चीज़ों को याद नहीं रख सकते, तो फिर थोड़ा इंटरलिंक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। अब देखिए एक ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग तो काफ़ी पुरानी ये बातें हैं, और ये एक्ट तो अभी भी आया है 2006 से पहले का, मतलब अभी भी ये एक्ट आया है जो क्वालिटी को रेगुलेट करता है, और ये तो काफ़ी हमेशा से सुर्खियों में रहता है। जब 2001 में बीटी कॉटन आया था तब से ही सुर्खियों में रहता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, और बाकी बचता है देखिए हमारा ये दोनों ऑप्शंस बचते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इन दोनों में डाउट हो सकता है, और ये तो इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं है, तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हम ठीक कर सकते हैं, और ये चीज़ धीरे धीरे आएगी, जब भी हमें मौका मिलेगा हम डिस्कस करते जाएंगे। तो बस इस एक्ट को आप याद रखिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कौन से एक्ट के अंदर में आता है, तो इसी एक्ट के अंदर में आता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में। अगली जो हमारी बॉडी है वो है इंडिया एक्ट है, ये हमारा इंडिया का फॉरेस्ट एक्ट 1927 का। देखिए इंडिया का जो ये एक्ट है 1927 में आया था, और किस लिए आया था, कंटेक्स्ट बताता हूँ। देखिए अंग्रेजों के टाइम में ना, ब्रिटिशर्स के टाइम में काफ़ी, एक सेकेंड, तो ब्रिटिशर्स ने देखिए ट्राइबल्स के राइट्स का काफ़ी हनन किया, और पुराने टाइम में जो ट्राइबल्स थे वहाँ पे फॉरेस्ट में उनके काफ़ी सारे राइट्स थे, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते थे वो अपने जीवन यापन के लिए। जब ब्रिटिश हमारे देश में आए तो उन्होंने एक प्रकार से इन चीज़ों पर लगाम लगा दी, लेकिन जाते जाते 1927 में उनको थोड़े बहुत एक कोशिश की गई कि जो ट्राइबल्स हैं फॉरेस्ट के अंदर में जो रहते हैं उनको थोड़े बहुत राइट्स मिले फॉरेस्ट के भी। तो उसी के लिए ये आया था इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927। ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ यानी जो भी लोग रहते हैं वहाँ पे ट्राइब्स के अलावा अगर कोई मान लीजिए नॉन ट्राइब कम्युनिटी रहती है तो उनको भी राइट्स देने की बात हुई थी इस 1927 के एक्ट में। लेकिन देखिए इस एक्ट को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमने एक एक्ट बनाया था, जो बनाया था हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में। ये एक्ट आप याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने देखिए काफ़ी सारे राइट्स दिए जो फॉरेस्ट में जो ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ जो लोग रहते हैं। हमने कहा कि देखिए, यानी सरकार ने कहा कि 4 हेक्टेयर तक की ज़मीन मिलेगी जो ट्राइब्स वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, 4 हेक्टेयर तक की। यानी इस 4 हेक्टेयर तक के जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होएगी, मान लीजिए कोई पत्ते हैं या फिर टिम्बर वगैरह है, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं ट्राइब्स। इस प्रकार के राइट्स दिए गए। और मान लीजिए कोई नॉन ट्राइबल भी वहाँ पे रहता है तो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि 75 साल पहले भी आप यहाँ पे रह रहे थे। यानी ट्राइब्स को तो सीधे राइट्स दे दिया अगर, लेकिन अगर कोई नॉन ट्राइब भी इस प्रकार से क्लेम करता है कि मैं भी यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से रह रहा हूँ, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि 75 सालों से आप वहाँ पे रह रहे हैं। बाद में और भी काफ़ी तरह के, जैसे ग्राम सभा का एक प्रकार से ऑर्गेनाइज की जाएगी जो डिसीजन लेगी फॉरेस्ट लैंड को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए, और इवन जो पशुओं को चराने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए फॉरेस्ट लैंड को यूज करने की इजाज़त दी थी। और ग्राम सभा के बिना जो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, वो सारी चीज़ें इसी एक्ट के अंदर में आती हैं। अगली हम बॉडी डिस्कस करते हैं, ये है माइक। माइक इसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो याद रखिएगा, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। और ये साइट्स के अंदर में आती है। साइट्स आपको याद होगा जो इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए एक हमारी बॉडी थी और एग्रीमेंट था। देखिए ये 2003 में फॉर्म में आया था माइक जो है। इसमें हम एलिफेंट्स को एक प्रकार से इलीगल रूप से ना मारा जाए, उनकी मॉनिटरिंग की जाए, वो सब चीज़ें डील करती है ये जो माइक की बॉडी है।
और ये मेनली है साउथ एशिया में, यानी जो हमारा रीजन है, हमारा नेपाल का ये सारा रीजन है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर में ये आती है वैसे, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो देखिए क्या करते हैं ये आपस में डील, तो वो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए एलिफेंट के, हाथी के दांत की कोई तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है, तो साउथ एशिया की जो ये आपस में कंट्रीज हैं, इंडिया नेपाल जैसे इस पूरे साउथ एशिया के रीजन में आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। और एक स्पोर्ट ऑफिस है वो भी है इनका दिल्ली में साउथ एशिया प्रोग्राम के लिए। तो बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो बस मॉनिटर करेंगे कि अगर जो तस्करी हो रही है वो क्यों हो रही है, और गवर्नमेंट जो विभिन्न गवर्नमेंट्स हैं साउथ एशिया के अंदर में वो स्टेप्स उठा रही हैं, तो उनका क्या फ़र्क पड़ रहा है तस्करी पर, क्या जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, वो सारी चीज़ें होंगी इस माइक के अंडर में। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमारा एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, जिसे लॉन्च किया गया था 1973 को। और इसमें टाइगर को कंजर्व करते हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। दो तरह के एरिया बनाते हैं इसमें। देखिए कोर बफर स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने अपनाई थी। कोर एरिया मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पे तो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो बिल्कुल नहीं होगी, और ह्यूमन की सभी तरह की गतिविधियों पर रोक होगी। लेकिन उसके बाद में एक बफर रीजन होगा। बफर रीजन में क्या होगा, यानी कंजर्वेशनल ओरिएंटेड लैंड यूज की, जो एक प्रकार से किस प्रकार से जो है मैन और जो टाइगर हैं वो साथ साथ एग्जिस्ट कर सकें, और लैंड का भी यूज हो सके, लेकिन टाइगर के इसके साथ साथ टाइगर के कंजर्वेशन पे भी ध्यान दिया जा सके, वो चीज़ होती है बफर एरिया में। यानी कोर एरिया में तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर बिल्कुल ही बैन रहेगा, लेकिन जो बफर एरिया है वहाँ पे एक प्रकार से बैलेंस रहेगा, ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ हों। और इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का भी निर्माण किया गया था, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में ये आती है। और उसके बाद में इसका चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन देखिए वैसे तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, लेकिन कई जगह जो है प्राइम मिनिस्टर दिया होता है, लेकिन गलत है, शायद इसके इन्वायरमेंट मिनिस्टर ही हैं इसके जो चेयरमैन हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा, इन्वायरमेंट मिनिस्टर इसके चेयरमैन हैं। जो ये बॉडी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। उसके अलावा देखिए जो टाइगर सेंसस है वो हर 4 साल बाद होता है, तो ये याद रखिएगा। बस यही है इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो डिस्कस करने को तो देखिए इसमें कुछ भी डिस्कस कर लो आप, लेकिन मेन चीज़ें यही है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आता है देखिए प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड। ये जो स्नो लियोपर्ड है ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये हमारे देखिए नॉर्थ के जो हिल स्टेट्स हैं, पहाड़ हैं जहाँ पे बर्फ़ जमती है, वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि JNK या फिर हिमाचल प्रदेश HP जो है वहाँ पे मिलते हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड है, सिक्किम हो गया, या फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया। समझ गए? तो ये 5 स्टेट्स हैं, नाम याद रखिएगा। और इसमें करते क्या है, इसमें देखिए दोनों रूप से एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, स्मॉलर लेवल पे, हायर लेवल पे भी, फिर बाद में कंजर्वेशनल स्ट्रेटजी को अपनाया जा सके। और करता कौन है इसे इम्प्लीमेंट? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस में मैसूर बेस्ड नेचर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरी जो हमारी जो कंजर्वेशनल अथॉरिटी है मैसूर में बेस्ड है, वो दोनों मिलकर इसे इंप्लीमेंट करते हैं। इससे देखिए बाकी सारे जो हमारे वहाँ में जो यानी स्नो लियोपार्ड के जो इकोसिस्टम में बाकी सारे जो एनिमल्स मिलते हैं वो सब भी कंजर्व किया जाता है, जैसे स्नो लियोपार्ड, एशियाटिक इबक्स, तिब्बतन अरागली, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो सारे बाकी लद्दाख यूरियल, चीरू, टाकिन, सीरो, मस्क डियर, ये सारे जो एनिमल्स हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा इस स्नो लियोपार्ड से। तो बस ये छोटा सा फैक्ट है, आप याद रखिएगा। तो बस अभी आज में तो देखिए इतनी बॉडीज़ हैं, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टाइम भी बढ़ाएंगे, और मेन हमारा मकसद ये है कि प्रीलिम को हमें एड्रेस करना है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।